जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, तो वहां से हमने क्या जाना कि कॉन्फ्लिक्ट जो है एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिसएग्रीमेंट डिलेमा की स्थिति आती है, ये हमने जाना था। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस के बीच एक पाया जाने वाला एक फिनोमिना है, जो कि साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड होता है, जहाँ पे हम दुविधा की स्थिति में होते हैं। हो सकता है हमारा किसी बात पर किसी से सहमति ना हो, डिसएग्रीमेंट हो सकता है सामने वाले से हमारी वैचारिक मतभेद हो, सामने वाले या खुद के किसी काम पे हम असहमत हो, वर्किंग स्टाइल पसंद ना हो, तौर तरीके पसंद ना हो, या जो उनके गोल है उससे लेकर हम सहमत ना हो। तो वहां पे एक स्थिति आती है कि हम उस चीज पर एग्री ना हो, प्रोसेस हम ना करें, उस चीज को हम उनके साथ सहमत होकर ना करें। ये स्थिति जब आती है, तो वो स्थिति कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट। उस स्थिति में क्या होती है कि जब हम किसी गोल के लिए काम कर रहे हो, तो उस गोल को अचीव करने में बाधा आती है। जब हम डिसएग्रीमेंट इन कोऑपरेटिव हो जाए तब, तो ये एक हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानि भी हो सकती है, इन केस वो डिसकंस्ट्रक्टिव ना हो तब तक, ठीक है। ज्यादा मोस्ट ऑफ द केस में इसको संभाला ना जाए तो निगेटिव होकर डिस्ट्रक्टिव बन सकती है। इसलिए हम एक स्टूडेंट के रूप में, एक एमबीए स्टूडेंट के रूप में, जहाँ पे हमें इन फ्यूचर मैनेजर की पोस्ट, सुपरवाइजर या बड़े लेवल की पोस्ट हमें हासिल करनी है, उस पे वर्क करना है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को जानना होगा। कॉन्फ्लिक्ट को जानने से हम जान सकते हैं कि ये क्यों होता है, लोगों की माइंडसेट साइकोलॉजी क्या होती है किसी चीज को लेकर, और किसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट होने पर वो कैसा उस चीज को सुलझाना चाहते हैं, कैसे उसे सॉल्व करना चाहते हैं, इस चीज को भी हम जान जाएंगे। तो इससे फिर हम इसे पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कल की क्लास में हमने देखा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के क्या फायदे और नुकसान भी हो सकते हैं। तो एज ए मैनेजर हमें वो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स भी हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते हैं, पद, पोजीशन या वर्किंग स्टाइल में डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, फिट टू स्टेटस होते हैं, पोजीशंस, पावर, आपका अथॉरिटी को लेकर, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, और कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शन होते हैं। तो यहाँ तक में एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि जैसा कि मैं कल दो बात बता रहा था कि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। हम उसे अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कब कैसा बिहेव करे। वो सेम सिचुएशन में अलग अलग समय पर अलग बिहेव कर सकता है, हो सकता है हर बार सेम बिहेव ना करे, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है। और दूसरी बात, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, ये भी हम देखते हैं। तो उसी कारण कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन
जो है बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर बनता है। बहुत सारे इंडिविजुअल वहां पे एज ए वर्कर एम्प्लॉय वर्क करते हैं। वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसे हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग आपस में एक उनके बिहेव, उनके ग्रुप गोल्स के मिलने के कारण एक ग्रुप भी बन जाता है। उनके आपस में एक ग्रुप बन जाता है कंपनी के अलावा इनफॉर्मल। तो वो भी एक रोल प्ले करते हैं। फिर बहुत सारे ग्रुप मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है 3 लेवल पे होता था, हमने देखा है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ठीक है, देखिए, तो इसमें भी हमने देखा था कि इंट्रा जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो विद इन हिमसेल्फ होगा, चाहे इंट्रा इंडिविजुअल हो, इंट्रा ग्रुप हो या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन हो। इंट्रा जब भी होगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होगा, और जब इंटर होगा तो एक से बढ़कर दूसरे के साथ होगा। दो या दो से अधिक ग्रुप, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन के बीच होगा तो वो इंटर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उसे डिफाइन भी किया था। तो कल तक हमने बेसिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखा था, जान चुके थे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सोर्स क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का, और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। आज हम इसे जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे करता है, इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको हम यूज भी कर सकें, इस चीज को हम समझ भी सकें। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। कल तक की जो स्लाइड हो चुकी थी यहाँ तक हो चुकी थी, तो आगे स्टार्ट करें। देखिए, ओके यतीश, हमारा जो टॉपिक है द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे हमें बताएगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कैसे रूप लेता है, कैसे आगे बढ़ता है, और अल्टीमेटली स्टेज 5 तक आते आते वो आउटकम में किस टाइप से वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब देखिए स्टेज 1 की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल अपोजिशन और इनकॉम्पेटिबिलिटी यहाँ पे जब आएगी तो ये कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट एराइज करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए। देखिए, यहाँ पे 3 बातें बोली गई हैं कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर और पर्सनल वेरिएबल्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन में देखिए, अब सोचिए आपकी कंपनी में काम अच्छे से चल रही है, सभी आदेशों का प्रवाह अच्छे से हो रहे हैं, वहीं पर कुछ एक आदेश आता है जो कि कंफ्यूजिंग हो, क्लियर हो, अनक्लियर हो। वहां पे बातें, रोल या जो मैसेज देना चाहते हैं वो स्पष्ट ना हो, तो वहां पे क्या होगा, लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो एक कम्युनिकेशन का फेलियर होना लोगों के मन में एक दुविधा की स्थिति लाएगी। कंपनी के जो हेड हैं उनके और एम्प्लॉय के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होगा, वो भी हो सकता है। या कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज का भी डिफरेंस हो सकता है, बिहेव का भी डिफरेंस हो सकता है, या एक पैरा लैंग्वेज होता है, सिमेंटिक लैंग्वेज होता है, जिस पे हम कैसे किस टाइप से बात करें, किस लहजे में बात करें, क्या पिच होगा, वो भी हो सकता है। मान के चलो अह, किसी का नेचर ऐसा हो कि वो तेज आवाज में बात करता हो, ठीक है, और वो एम्प्लॉय हो और कंपनी का मैनेजर उससे किसी मैटर पर बात करने आया, तो वो अपने नेचुरली आवाज में बात किया जो कि उसका आवाज हाई पिच पर है।
तो मैनेजर उस चीज को हो सकता है बुरा मान लीजिए, मुझसे कैसे ऐसे तेज आवाज में बात कर रहे हैं। तो ये भी एक बैरियर होता है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन का बैरियर कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक ग्राउंड हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर में आपका ये होगा कि कंपनी के जो पोजीशंस होते हैं, सुपेरियरिटी होती है आपका, जो कंपनी की तरफ से अथॉरिटी दी गई है उस पे जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो वो आपका स्ट्रक्चर बेस पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। देन पर्सनल वेरिएबल्स में 143 पेज नंबर अगर देखना चाहें कृष्णा, तो 143 है। ठीक है। तो पर्सनल वेरिएबल्स में आपके मेंटल स्टेटस की बात आ सकती है, किसी चीज को लेकर आपका मूड कैसा है किसी दिन, आपका किसी चीज को लेकर विचार क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है किसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए, तो वहां पे आएगी। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर और पर्सनल वेरिएबल पे 3 ग्राउंड बनेंगे। ठीक है। तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का उत्पन्न होना हम देखेंगे, एराइज होगा कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से उसकी ग्राउंड बनेगी। तो देन स्टेज 2 वहां पे हम आएंगे। स्टेज में परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट और फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है इंडिविजुअल ग्रुप या आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो लोग उसे जब महसूस करने लगे और उसको जान जाए कि कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आ रहा है और उसे वो एक्सेप्ट करे, तो वो होता है हमारा परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। वहीं पे जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट उनके मेंटल इमोशनल लेवल पे आए, जिसपे वो फील कर पाए उस चीज को, तो वो हमारा फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो इस चीज में देखिए स्टेज 2 में बात कर रहे हैं कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। तो कॉग्निशन में ये होता है कि हम उस चीज को अपने संज्ञान में, हम अपने अवेयरनेस में ले लेते हैं। लेकिन पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि उस चीज को हम अपने इमोशन लेवल पे, अपने फीलिंग्स पे लेते हैं। ठीक है। यहाँ से हम तीसरे स्टेज में आते हैं। यहाँ तक हमें पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास आ चुकी है पर सेकंड स्टेज में। फिर तीसरे में उस पे हैंडलिंग की बात होती है कि देखो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे हैंडल करते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो दो टाइप से होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें देखो हमारा 5 स्टेज है: कॉम्पिटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग एंड अकोमोडेटिंग। ठीक है। तो ये एक जो 5 चीजें हैं इंटेंशन के अंदर जो आ रही हैं, ये एक मॉडल है। इसको हम आगे के स्लाइड में मैं पूरी डिस्कस हम करेंगे। जैसे हम प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। स्टेज 4 जो देखिए वो हमारा, जब ये स्टेज 3 इंटेंशन जो है हमारा प्लेस लेगा, इसमें हम 5 सॉल्यूशन जो दिखाए गए हैं उसमें से किसी न किसी एक पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इन पांचों में से कोई चीज को ही हम अपनाते हैं। ठीक है। तो उस पे हमारा जो बिहेवियर है वो आना शुरू होगा। तो हो सकता है हम उसे एक्सेप्ट करें, उस पे हम रिएक्शन करें, हम उसे कैसे, उस चीज को हम लेंगे।
उस पे प्रोसेस करेंगे, वो हमारे बिहेवियर पे आ जाएगा। मान के चलो उस पे हम एक्सेप्ट करने लगे, तो वो हमारा पॉजिटिव होने लगेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव को हम क्या पढ़े थे? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन्स किसी चीज का अच्छे से निर्माण करना। ठीक है, तो उसके कारण जो हमारा स्टेज 5 है, आउटकम देखिए, इंक्रीज्ड ग्रुप परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं होगा, ग्रुप कोहेसिवनेस भी होगा, टीम बिल्डिंग भी होगा, हमारा कॉम्पिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, हम पॉजिटिव रूप से काम करेंगे, हमारे टीम मेंबर का हौसला बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव हमारा आउटकम निकल कर आएगा, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव जिसका रिजल्ट निकले। वहीं पे दूसरा हमारा आउटकम हो सकता है कि निगेटिव आ जाए, जिससे हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस खराब हो, डिक्रीज हो। तो इसमें क्या होगा? डिमोटिवेशन बढ़ने लगेगा, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपस में और मतभेद होने लगेंगे, एक खराब लेवल या कम्युनिकेशन का स्तर गिर जाएगा, जो गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब होता है एक कॉन्फ्लिक्ट का निगेटिव रूप। पॉजिटिव भी हमने देखा, निगेटिव भी हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस को जान चुके, तो उसमें हम अब उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये बताइए कि जैसे आपने जान गया कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपकी कंपनी में, तो आप क्या करेंगे एज ए मैनेजर? एक बार चैट में आंसर करिए, जब आपको पता चल गया है कि आपके एम्प्लॉयज के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? चैट में बताइए। जब आपको पता चल जाए कि कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कंपनी में, कि सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे आप? हम्म, गुड यतीश। We will first try to understand the reason of conflict. हैंडल कैसे करेंगे? Why organizing a meeting? दोनों को साथ में उनकी बातें सुनेंगी और नेगोशिएशन करा के, मीटिंग रख के, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, डिस्कशन। गुड गुड गुड। हो सकता है आप लोग को आंसर या सॉल्यूशन आपके सामने ही दिख रहा हो। जो स्टेज 3 है, वो भी हमारा एक सॉल्यूशन मॉडल है, जिसमें हम 5 बातें कर रहे हैं: कॉम्पिटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग। ये हमारा एक हो सकता है सॉल्यूशन या उसका हैंडलिंग करने का तरीका। एस्टेब्लिशिंग कॉमन गोल, वेरी गुड। रिडक्शन इन इंटरडिपेंडेंस, ये भी हो सकता है। पर्सनली कम्युनिकेट करेंगे, बैठा कर समझाएंगे, अथॉरिटी का यूज करेंगे, फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं। नेगोशिएशन की बात हो रही है वहां पे। चलिए, अच्छा आंसर आ रहा है। इट मीन्स टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, काफी रिलेटेबल टॉपिक है। एज ए हमें लीडर, एज ए मैनेजर, हम इस पे डील करना ही करना है हमें, या फिर हम अपने डेली लाइफ में भी इस चीज को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बुक के हिसाब से जाते हैं, तो हम
देखिए, इसके 3 स्टेज हमें बताए गए हैं। प्रिलिमिनरी स्टेप में हम फुल डिटेल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, और वही हमारा फर्स्ट वर्क रहेगा कि हम कॉन्फ्लिक्ट के डिटेल्स को जानेंगे कि कहाँ पे क्या हो रही है, अभी तक क्या उस पे जानकारी अवेलेबल है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट किस स्टेज में है उसे भी जानेंगे कि वो पहले स्टेज में है, दूसरे स्टेज में है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। उसके बाद उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करते हुए कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है वो सब चीज हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो कि साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिकल हमारा चीजों पर डील करते हैं। तो केनिथ थॉमस, जो एक एक्सपर्ट थे कॉन्फ्लिक्ट के, उन्होंने एक मॉडल दिया कि कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ही रहते हुए एम्प्लॉय के बीच उसे कैसे एक अच्छे मोड पर लाएं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लाभकारी हो, एम्प्लॉय भी कंपनी से बने रहें, आपस में बैर भाव ना आए। ठीक है, तो ये देखो, थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल, इसे दो पार्ट, इसका जो दो ग्राफ है, ग्राफ के जो एरो हैं, एक देखिए असर्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं और दूसरा कोऑपरेटिवनेस। तो दोनों में हाई और लो स्केल है। ठीक है, और इसमें 5 स्टेज जो बताया गया है, एक बार देखिए। कॉम्पिटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, ये 5 स्टेज कहाँ पे थे? जो हम कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस पढ़ रहे थे उस पे स्टेज 3 में है। देखिए ध्यान से एक बार, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग में हम देख रहे हैं इंटेंशन, स्टेज 3 इंटेंशन में कॉम्पिटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, ये हमारे 5 स्टेज जो हैं, वो उसे कौन दिया है? देखिए, केनिथ थॉमस ने दिया है। यहाँ पे थर्ड हमारा जो पैराग्राफ है, केनिथ थॉमस ने दिया है, और आगे आके उसका हम एक पूरा मॉडल देख रहे हैं। तो इस मॉडल में होता क्या है, बेसिकली जब हमारा असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस हाई और लो के बीच में रहेगा, तो वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, असर्टिवनेस एक हमारा आशावादिता या किसी चीज पे प्रतिबद्धता को लेकर हो सकती है, और कोऑपरेटिवनेस हम आपस में कितने सहभागी रूप से काम करेंगे, एक दूसरे के लिए हम समर्पण कर सकते हैं, अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज, अपनी चीजों को हम उनके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस दोनों ही लो लेवल पे होगा, तो हम क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट को चलने देंगे। ठीक है, टेक ए स्टेप बैक फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एंड लेट इट प्ले आउट। ठीक है, हम उसे अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन को, और उसे चलने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मूड नहीं है कोऑपरेशन करने का, असर्टिवनेस होने का। ये हमारा एक पॉइंट आया अवॉइडिंग का, कि हम उसमें अवॉइड करेंगे। अब इसी में दूसरा देखिए, अकोमोडेटिंग का। ठीक है, तो एक्सेप्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पार्टी टू कॉल अ ट्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारा अकोमोडेटिंग हो जाएगा, जिसमें हमारा कोऑपरेटिवनेस हाई होगा, आपस में हम सहयोग करने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन हमारा जो असर्टिवनेस है वो काफी लो रहेगा, हाई पिच पे ना जाके लो रहेगा। ठीक है, तो वहां पे हमारा अकोमोडेटिंग टेक प्लेस लेता है। अब देखिए, जो हमारे असर्टिवनेस पे हाई हो, तो हम दूसरों की बातों को एक्सेप्ट करेंगे। हम सामने वाले पार्टी जो है जिससे हम असहमत थे, और कंपनी
या जो हमारे हेड हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने आए हैं, तो हम थोड़ा बड़ा दिल दिखाकर जब हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हमारा होगा कॉम्पिटिंग, जिसमें हमारा असर्टिवनेस हाई रहेगा, लेकिन कोऑपरेटिवनेस जो हमारा, देखिए लो वाले एंगल में कॉम्पिटिंग आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम कोऑपरेटिवनेस का जो हाई लेवल है वो अकोमोडेटिंग और कोलैबोरेटिंग की तरफ है, हाई स्केल। और हाई स्केल असर्टिवनेस का कॉम्पिटिंग में है, लेकिन लो स्केल कोऑपरेटिवनेस का है कॉम्पिटिंग तरफ। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिंग में हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा अवॉइड करके सामने वाले पर्सपेक्टिव को ध्यान देते हैं। ठीक है। देन हमारा एक स्थिति आती है जिसमें हमारा असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस दोनों हाई लेवल पे होते हैं, जिसे हम कोलैबोरेटिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखिए कम टुगेदर टू डेवलप अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज देखिए, असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस हाई किस में है, कोलैबोरेटिंग में है। और असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस लो किस में है, अवॉइडिंग में है। ठीक है, यहाँ से दो चीज आपने पकड़ा। जब दोनों लो हो तो हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, चीजों को हम अवॉइड करते हैं। और जब हमारा दोनों हाई हो तो हम आपस में मिलजुल के काम करने लगते हैं। चाहे हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट आए तो उस चीज पे क्यों कॉन्फ्लिक्ट आया था उसको हम सॉल्व करते हैं, और एक गोल को, जैसे आपने आंसर में एक बताए थे कि हम एक कॉमन गोल सेट करेंगे, ठीक है, जिसमें दोनों के फायदे हों, और उस पर वर्क करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कोलैबोरेटिंग। तो इस तरीके से हम कोलैबोरेटिंग करेंगे, अवॉइडिंग करेंगे। निगेटिव जब होगा, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, जब हमारा लो लेवल होगा तो हम अवॉइड करेंगे, अकोमोडेट करेंगे एक दूसरे का। ठीक है। या फिर हम कंपीटिंग करेंगे, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, सामने वाले की बात को थोड़ा समझ के चलेंगे। तो यहाँ पे चार आ गए। ये चारों क्या है, किसी पीस पे हाई है, हाई हाई है, या हाई लो है, लो हाई है, ऐसे हैं। लेकिन जब एक बीच की स्थिति आएगी, जब कहीं से भी बात नहीं बनेगी, तब हम क्या करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, कंप्रोमाइज वो स्थिति होती है जहां पे दोनों पार्टी की बात सुनी जाती है और उन्हें किसी चीज पे एग्री किया जाता है। कोलैबोरेटिंग से कंप्रोमाइजिंग डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कोलैबोरेटिंग में दोनों पक्ष आपस में ही सहमत होकर किसी सॉल्यूशन पे आते हैं और दोनों ही अपने फायदे से खुशी खुशी होकर काम करने लगते हैं। ठीक है। उसमें कोलैबोरेटिंग में थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो एकदम से आके इन्वॉल्व हो। कंप्रोमाइजिंग में बेसिकली जो होता है, नेगोशिएशन होता है। एक वर्ड आता है, नेगोशिएशन। उससे हम किसी पर्सन्स के बीच, ग्रुप के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे हम नेगोशिएट कराते हैं, कंप्रोमाइज कराते हैं, किसी एग्रीमेंट पर लाते हैं कि इन कामों को आप करिए, आप दोनों करिए। ठीक है। तो वहां पे कुछ प्रॉमिस होगा, कुछ एक्सेप्टेंस होगा, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइजिंग होगा। सो यहाँ पे देखिए, रीच ए कॉन्सेंसस दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। ऐसे काम करेंगे जिसपे सभी सहमत हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कंप्रोमाइजिंग। ठीक है। तो ये पांच तरीके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जो थॉमस किलमैन मॉडल है। ठीक है। बुक में भी दिया हुआ है। बुक में ऐसा मॉडल नहीं बनाया गया है डायग्राम के रूप में। ठीक है, तो ये मैंने इंटरनेट से सोर्स डाल दिया है। सोर्स को देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा मॉडल लगे, लेकिन कंटेंट बुक के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को?
आगे बढ़ें। हम्म। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को, ये हमारा, हम बुक से जा रहे हैं, हम एज ए पर्सन इंडिविजुअल उसे कई बार अलग तरीके से परसीव करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिचुएशन आने से पहले ही। तो वो हमारे एक्सपीरियंस पे आने लगता है वो चीज। ठीक है। हम्म। आगे जो हम देखेंगे, जो हम बात करते कंप्रोमाइज का, तो कंप्रोमाइज जो है एक वेल एक्सेप्टेड टेक्निक है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। ठीक है, जो कि आता है नेगोशिएशन से। अ, आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक डाउट आ रहे हैं। हाँ पुलिस पर, अगर मैनेजर कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पॉलिसी या एग्रीमेंट साइन करा सकते हैं क्या? वो चीज एक अलग हो जाती है। पॉलिसीज में चीजों को लाना ये हो सकता है कि एक अथॉरिटी से बहस नहीं कर सकते, उनकी बातों को टाल नहीं सकते, या बात नहीं मानने की स्थिति में एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप कंपनी के आदेशों को नहीं मानते हैं, रूल्स को अवॉइड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बार बार आप लाते हैं, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ। शो कॉज नोटिस एक आती है। शो कॉज नोटिस पर्सन के नाम से निकाला जाता है। उसमें 2 या 3 मौके दिए जाते हैं। कंपनी का वो पॉलिसी होता है कि वो उसे कितने मौके दे सकती है। उस 2 या 3 मौके में अगर वो उस चीजों को समझता है, मतलब एक नोटिस होती है शो कॉज नोटिस। ठीक है, कारण बताओ नोटिस जिसे हम बोलते हैं, उसे दिया जाएगा। अगर वही चीज रिपीटेड बार बार गलती हो रहा है तो उसे, उसके लिए उसे आंसरेबल होना पड़ेगा। आंसर देके वो सेटिस्फाई करता है और उस गलती को नहीं दोहराएंगे तो एक्सेप्टेड है। लेकिन वही गलती बार बार करे 3 से 4 बार, तो उसके बाद कंपनी के पास एक ग्राउंड बनेगा, रीजन बनेगा उसे निकालने का, तब वो निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं रोक सकते हम। वो हमारा लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं, ऑटोक्रेटिक हैं। ठीक है, या फिर हम एक तानाशाही टाइप से हैं कि हमारी ही बात मानेंगे, जहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो कंपनी के लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है वो। ठीक है। तो पॉलिसीज वगैरह हम बना सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन ये बिहेवियरल चीज है, नेचुरल चीज है, वो आपस में आएगी ही आएगी। ये है कि उसे बड़ा रूप में नहीं ला सकते। अगर पॉलिसीज बना दिए तो उस पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कई कंपनी होती है जहाँ बोलने की आजादी नहीं होती है, काम करो, कंपनी से बहस ना करो, डिस्कस ना करो, अपने पॉइंट ना उठाओ, वो चीज होती है। ठीक है। तो आगे के टॉपिक में हम देखते हैं कि नेगोशिएशन और इंटरग्रुप बिहेवियर। नेगोशिएशन जो होता है जब कॉन्फ्लिक्ट, अब आप सोचिए, ये जो 5 स्टेज हम बताए थे, उन चारों को सॉल्व करते हुए भी आप अगर सॉल्व ना हो पाए तो हमें आपस में कंप्रोमाइज कराना पड़ता है। ठीक है। तो कंप्रोमाइज कराएंगे तो हम उनके बीच बातें करेंगे, किसी एग्रीमेंट, किसी पॉइंट, किसी सहमति पर उन्हें लाएंगे जिसपे वो डिफरेंस डिफरेंस ओपिनियन है। ठीक है।
जैसे कि हम आपस में ही किसी से सहमत नहीं होते हैं, वो भी सहमत नहीं होता है, तो कोई तीसरा आके हमें बोलता है कि अपने-अपने हिसाब से काम करो, गोल अचीव होना चाहिए, या फिर ऐसे काम करो कि वो चीज़ अचीव हो जाए। उसके बाद भले ही आप कुछ भी करो। ये एक होता है नेगोशिएशन, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बुक की सेकंड पैराग्राफ में, नेगोशिएशन इज़ द प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर पार्टीज, whether they are individual or groups, are attempt to reach agreement on issues on which they have difference। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस इश्यू पे दोनों के डिफरेंस हो, दोनों के ओपिनियन, बिलीव्स, एग्रीमेंट ना हो रहा हो, उस पे अटेम्प्ट किया जाता है, उनसे बात किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है नेगोशिएशन का। ठीक है, तो वो एक हिसाब से बार्गेनिंग होता है कि उसमें भी आपका कुछ फायदा होगा, सामने वाले का भी होगा, मतलब कोई घाटा में नहीं जाएगा। देखिए, हम जब मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें हम कहीं न कहीं या तो हम सैक्रिफाइस भी कर रहे थे, कहीं-कहीं हम म्यूचुअली बेनिफिट पे काम कर रहे थे, कहीं पे हमें फ़ायदा हो रहा था। नेगोशिएशन में क्या होता है कि हम किसी पॉइंट पे पहुँचते हैं, तो दोनों का फ़ायदा हो ऐसे देखते हैं, कोई भी लॉस में ना जाए। तभी तो उनके बीच में मतभेद आती है, ओपिनियन डिफरेंस आती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, बार्गेनिंग को 2 टाइप से बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में जो होता है हमारा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिवाइडेड, ठीक है? और यू आई विन यू लॉस, ठीक है? मैं जीतूँगा तुम हारोगी। मतलब यह एक डिफरेंस हो रहा है एक-दूसरे से, एक-दूसरे के विरोध जा रहा है, या तो मैं जीतूँगा, तुमको हारना पड़ेगा, ये दोनों के मन में होगा, एक-दूसरे के अपोज़िट में, ठीक है? और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगर ऐसे होता है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो नहीं हो पाएँगे भाई आपस में, कि दोनों के मत एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न हों, डिफरेंट हों। तो ऐसे में रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। वहीं पे हम इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग देखें, तो देखो इंटीग्रेटिव चीज़ क्या होती है, वर्ड को हम कीवर्ड को पकड़िए। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव से हमारा निकल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपस में बाँटना, बराबर भी बाँट सकते हैं हम, ठीक है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिवाइडेड। वहीं पे इंटीग्रेटिव मतलब आपस में जोड़ना, ठीक है? इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेटेड आप लोग कई प्रोजेक्ट सोचे हैं, सुने हैं, तो वो होता है आपस में मिलना-जुलना, मिल-जुल के काम करना। तो यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिवाइडेड, ठीक है? तो एक अमाउंट जो है रिसोर्सेज का, वो उन्हें उनकी ज़रूरतें के हिसाब से दिया जाता है। इसका मोटिवेशन होता है आई विन, यू विन, ठीक है? इसमें किसी की भी हार नहीं होती है, म्यूचुअली बेनिफिट के लिए काम करेंगे। यह एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हमारा बार्गेनिंग नेगोशिएशन होगा, ठीक है? और जब आई विन यू विन हो रहा है तो दोनों हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम बढ़ाकर, कंधे पे एक-दूसरे के हाथ रख के चल रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। किसी चीज़ पे एक साथ गोल के लिए अचीव करने के लिए जाना। तो ये चीज़ जो है एक फ्रूटफुल होगा, बहुत पॉज़िटिव रूप में आएगा। तो ये चीज़ हम आगे भी अपना सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा, ठीक है? देखिए कभी-कभी कंपनी में आप चीज़ें सोचिए, डिफरेंट टाइप के हम ग्रुप होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन मान के चलिए कहीं बाहर प्रोजेक्ट करने जाना है कंपनी को, और कंपनी से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ना लेकर कई डिपार्टमेंट से लोगों को लेकर जाते हैं।
तो वहां पे अगर वो सब अच्छे तरीके से मिलकर काम करते हैं, जहां बाहर वो काम करने जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, वो अच्छे पार्टी इंटीग्रेटिव होकर काम करेंगे, तो अगली बार भी चांस है कि वैसे ही टीम को ले जाएं, उनको ही ले जाएं, उन सभी को। तो वहां पे जो है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होगा। ठीक है। तो ये हमारा होता है नेगोशिएशन एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर, आपस में लोग कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। आगे की स्लाइड में हम इसके प्रोसेस को देखेंगे और इसको जो होते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, नेगोशिएशन में मैंने बता रहा था कि ये एक बार्गेनिंग होती है, डील होता है, एग्रीमेंट होता है। तो जब हम किसी चीज पे एग्रीमेंट करने जाएंगे तो उस चीज का प्रिपरेशन करेंगे कि वहां पे हम क्या बात बनाएंगे, क्या बातें करेंगे, क्या रूल्स बनाएंगे, उस चीज का क्या ग्राउंड रहेगा, किस चीज पर हम दोनों को सहमत कर सकते हैं। ठीक है, वो हम प्रिपरेशन करेंगे। देन डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, चीजों को हम डिफाइन करेंगे। चीजें ऐसी नहीं चलती हैं बातों से, तो हम सभी चीजों को डिफाइन करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो अगला क्या होगा, अगला नहीं हुआ तो तीसरा क्या होगा, या पर्टिकुलर जो जो चीजें होंगी उसको हम मीनिंग आइडेंटिफाई करेंगे, देन नेगोशिएशन पे आएंगे। ठीक है, वहां पे नेगोशिएशन में हम एक आपसी सहमति की बात करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, जिसपे वो साथ होकर काम करेंगे। ठीक है, भले ही उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें साथ में लाना पड़ेगा किसी गोल के लिए, किसी भलाई के लिए, किसी अचीव करने के लिए किसी चीज को। ठीक है। तो वहां पे देखो दो चीज होता है, या तो नेगोशिएशन टूटेगा, तो नेगोशिएशन टूटेगा तो फिर हम उसे रीजन देखकर फिर उसका हम डेफिनेशन उसको देंगे, क्या कमी आई उसको सुधारेंगे, फिर उसे हम लागू करेंगे। ठीक है। देन ओवरकमिंग नेगोशिएशन ब्रेकडाउन, यहाँ पे फिर सब ठीक हो गया। फिर हम एक एग्रीमेंट पे आते हैं जिसे हम नेगोशिएटेड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। देन यहाँ तक हमारी एग्रीमेंट पे हम दोनों ने सहमति दिया, एक्सेप्ट किया, तो एग्रीमेंट पे काम होना शुरू हो जाता है। देन हमारा फिफ्थ स्टेज आता है एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा जो नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है, हम प्रिपरेशन करते हैं, उसका डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स बनाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये उसके 5 स्टेज होते हैं। ठीक है। ये सब एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो है गोल को अचीव करने के लिए एक बाधक है, ये मान के हम चलते हैं। तो उस बाधा को हटाने के लिए हमें नेगोशिएशन तक भी आना पड़ रहा है। वो जो 5 स्टेज हम बताए थे, कॉम्पिटिंग, कोलाबरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, तो उनमें से एक हमारा जो कॉम्प्रोमाइजिंग है उसका ही कंपोनेंट है नेगोशिएशन, जो कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का एक अच्छा हमारा माध्यम है। नेगोशिएशन में देखिए क्या क्या इशू आते हैं। नेगोशिएशन हम जान रहे हैं कि दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच, ग्रुप के बीच आपस में सहमति बनाने के लिए बात होती है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी आएगा, जो नेगोशिएशन कराएगा, उसके साथ साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। तो देखिए, वहां पे जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा, जो डिसीजन लेकर आएंगे, उस पे हो सकता है दोनों में से कोई एक पार्टी असहमत हो उनके डिसीजन से। तो यहाँ पे हमारा नेगोशिएशन जो है वो अपना जगह नहीं ले पाएगा, वो टेक प्लेस नहीं कर पाएगा। तो वो एक हमारे लिए इशू होगा कि जो एक्सपर्ट हमारे आ रहे हैं, उसे सुलझा रहे हैं, उस पर डिसीजन हमारी नहीं बन पा रही है। तो
ये एक हमारा होता है, हमें कई बार पार्शियलिटी का अनुभव होता है, डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव होता है, या फिर भेदभाव, या हमें हमारे हिसाब से हमारे फेवर में नहीं आता है, तो हम डिसीजन को मानने के लिए स्वीकार नहीं होते हैं। ठीक है। वैसे ही दूसरा हम पॉइंट देखें तो पर्सनालिटी ट्रेड्स। हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग्स के कई डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी होते हैं। तो वो चीजों को कैसे लेते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो हम नहीं जान पाते। तो इन केस उनके फेवर में नहीं आया या उनके हिसाब से नहीं आया, तो वो भी नेगोशिएशन पे बात नहीं बन पाएगी। पर्सनालिटी को ध्यान नहीं दिया जाता है एक्चुअली। अगर नेगोशिएशन की बात करें तो हम नेगोशिएशन में हम बातें सॉल्यूशन की बात करते हैं, पर्सनालिटी कैसे रिएक्ट करेगी उस पे अगर हम ध्यान देंगे तो कंपनी कैसे चलाएंगे। तो अगर बुक में हम जाएंगे तो भी देखिएगा कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को थोड़ा कम वैल्यू दिया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, कल्चरल डिफरेंस पे। कल्चरल डिफरेंस पे बात होती है तो हम डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल एक कंपनी में वर्क करते हैं, तो हो सकता है वो कंट्री के या एक डिफरेंट रिलीजन से आए, डिफरेंट हमारा सोसाइटी से आए, डिफरेंट कंट्री से आए, डिफरेंट स्टेट से आए। तो यहाँ पे भी हमारा कल्चरल डिफरेंस हो जाता है। तो किसी चीज को लेकर करने के तरीके, सुलझाने के तरीके, इसमें भी हमारा डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हम जापानीज की बात करें तो वो चीजों को डिस्कशन करना पसंद करते हैं, मिनट टू मिनट डिटेल्स में बात करना पसंद करते हैं। वहीं पे अगर अमेरिकन कल्चर को देखें, वेस्टर्न कल्चर को हम देखें, तो वो डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है। तो कल्चरल डिफरेंस भी नेगोशिएशन में एक काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और थर्ड पार्टी नेगोशिएशन, फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो कई बार ये कंपनी द्वारा ही किया जाता है, या कंपनी द्वारा एक्सपर्ट लाकर किया जाता है, या कानून द्वारा, कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप करके थर्ड पार्टी नेगोशिएशन कराया जाता है, या कमेटी बनाए रहते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो तो वो आके सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से चार इशू आते हैं जो कि हमारा बायसनेस इन डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी ट्रेड्स, कल्चरल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है। तो ये नेगोशिएशन जब हमारा हो जाता है तो इस पे हम वर्क करने लगते हैं, और जिस पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट आती है वो सॉल्व होने लगती है। तो ये था कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमने देखा। यहाँ से हमने प्रोसेस को जाना, स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें स्टेज 2 तक हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसके डिटेल्स। उसके बाद 3 में हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 में हम वो बिहेवियर में कैसे आते हैं, मतलब रिएक्शन में, रिएक्शन में हमारा वो इम्प्लीमेंट कैसे होना शुरू होता है वो देखते हैं। फिफ्थ में वो आउटकम के रूप में आ जाता है, वेदर इट इज अवर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ये देखा था हमने। फिर हम उसे सॉल्व करने के स्टेप देख रहे थे। तो इस स्टेप में हमने देखा कि केनेथ थॉमस ने एक मॉडल दिया है जिसे थॉमस किलमैन के साथ उन्होंने किलमैन की सहायता से दिया। इसमें हम 5 तरीके की बात की है। 5 तरीके में से कंप्रोमाइजिंग एक तरीका था जिसपे हम आगे और डिस्कशन किए, जो कि नेगोशिएशन का रूप लेता है। ठीक है। तो 5 तरीके में से अवॉइडिंग का भी एक स्टेज होता है, चीजों को हम अवॉइड करते हैं, दूसरों की सहमति से हम काम करते हैं, मिलकर हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, या हम अपने अकोमोडेटिंग मीन्स
हम अपने बातों को महत्व देते हुए, अपने फायदे को देखते हुए हम काम करेंगे। अकोमोडेटिंग और कॉम्पिटिंग एक एक दूसरे के अपोजिट है। कॉम्पिटिंग में हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे के फायदे को देख सकते हैं। अकोमोडेटिंग में हम अपने फायदे, अपने फेवर को देखेंगे। वैसे ही अवॉइडिंग और कोलैबोरेटिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये चार एरो ऐसे बनेंगे जो एक दूसरे को अपोज करेंगे। कॉम्पिटिंग एकोमोडेटिंग को अपोज करेगा, कोलैबोरेटिंग अवॉइडिंग को अपोज करेगा। हाई लो पिच पे होगा तो चार हमारे ऐसे बनेंगे, और बीच की स्थिति जो बनेगी वो हमारी कंप्रोमाइजिंग की बनेगी। ठीक है, जिसपे हम नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएशन के प्रोसेस को देखते हैं, नेगोशिएशन पे क्या इशू आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर। इस पे आप लोगों को कुछ डाउट आ रहे हैं तो एक बार बताइए, चैट बॉक्स में आके बताइए, समझ आया नहीं समझ आया, क्या डाउट है। एक बार अच्छे से बुक को पूरा पढ़िएगा, कॉन्फ्लिक्ट वाले चैप्टर को। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद उसे अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। असाइनमेंट में भी आप बना रहे हैं तो उस पे भी आपका रिवीजन हो रहे हैं। हाँ, नेगोशिएशन प्रोसेस एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। हम्म, बाकी लोग रिप्लाई करिए। देखिए सोमेश, जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर उन चार तरीकों से, कॉम्पिटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग नहीं, अवॉइडिंग, इन सब से सॉल्व नहीं होता है तो हम नेगोशिएशन की स्थिति में आते हैं। नेगोशिएशन में बेसिकली होगा क्या, हम एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोमिसेस होंगे, बेनिफिट्स होंगे, जो दोनों को बराबर मिलने हैं। तो उस चीज का हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। नेगोशिएशन किस बात पे होनी है, किस बात पे दोनों पार्टी को हम सहमत कराना है, उस चीज का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो रियलिटी में वर्क होगा, जहाँ पे फील्ड पे वर्क होगा, वहां पे क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है, उस सिचुएशन के हिसाब से चीजों को हम कैसे डील करेंगे, कैसे बराबर दोनों में जाए, किसी एक के फेवर में ना जाए, एक तरफा ना जाए। तो उस चीज को भी हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम रूल बनाते हैं। जब दो लोगों की बराबरी की बात हो तो वहां पे चीजों को डिफाइन करना जरूरी होता है। वो रूल हमारा डिफाइन हो गया तो हमारा नेगोशिएशन की सिचुएशन आ जाती है। वहां पे हम आपस में हम सहभागिता दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नेगोशिएशन को हम दो या दो से अधिक पार्टी जो भी नेगोशिएशन करना चाहते हैं उस पे एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट मींस जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, जब ये जो ग्राउंड रूल्स बनेंगे, ऑफर बनेंगे जिसमें बेनिफिट्स की बात होगी, वो पार्टीज अगर सहमत हो जाते हैं तो नेगोशिएटेड एग्रीमेंट बन जाती है। फिर उस पे दोनों साइन करेंगे, सहमत होंगे, अपनी सहमति देंगे तो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जाता है। मीन्स जिस पे कॉन्फ्लिक्ट आ रही है उसका सॉल्यूशन हो जाता है, उस पे हम लोग वर्क करने लगते हैं। ठीक है, तो जहां पे डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल बना और नेगोशिएशन बना, वहां पे नेगोशिएशन अगर वर्क नहीं करता है तो फिर से हमें रिव्यू करना पड़ता है। चीजों को रिव्यू करेंगे तो नेगोशिएशन जो है ब्रेक डाउन होगा। फिर इससे हम नए पॉइंट्स पर आएंगे, क्यों हमारा नेगोशिएशन जो है ब्रेक हुआ, क्या सुधार कर सकते हैं। उन चीजों को लाते हुए, डिफाइन करते हुए हम नेगोशिएशन को ओवरकम करेंगे, फिर से एग्रीमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है सोमेश। हाँ, और किसी को कुछ डाउट आ रही है तो बताइए।
ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। थोड़ा-सा और पढ़िए, आगे की क्लास में फिर जो बच्चे हमारे चैप्टर्स हैं, उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स। देखिए सोमिस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होती हैं, ये हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में या फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं। ठीक है, 10 इंडिविजुअल आप खड़े करिए, 10 की पर्सनैलिटी अलग होगी। एक बार थोड़े क्लास के बाद गूगल करिएगा टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो वहां पे पता चलेगा पर्सनैलिटी जो होती है वो जिस टाइप की पर्सनैलिटी होगी, चीजों को उस टाइप से वो ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सिचुएशन को वैसे हैंडल करेंगे। तो ये हर पर्सनैलिटी की खूबी होती है, खासियत होती है, चीजों को समझने को, चीजों को करने को लेकर, भविष्य को देखने को लेकर, या सहभागी रूप से काम करने को लेकर, या कॉन्फ्लिक्ट भी आता है तो हैंडल करने को लेकर। आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के लोग कॉन्फ्लिक्ट को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये होता है हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब पर्सनालिटी की खूबियां। प्रफुल्ल,